हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल कक्षा एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 8 एयर एंड वाटर फॉर क्लास 5। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। इस चैप्टर में हम किन किन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। सो इम्पोर्टेंस ऑफ एटमॉस्फेयर, लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, कॉम्पोजिशन ऑफ एयर, प्रॉपर्टीज़ ऑफ एयर, ये सारी चीज़ें हम पार्ट 1 में डिस्कस करेंगे इस वीडियो के। ओके, एंड प्रॉपर्टीज़ के बाद हम आएंगे वाटर, प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर, इम्प्योरिटीज़ इन वाटर एंड प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर। ये सारे पॉइंट्स हम वीडियो के सेकंड पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि एटमॉस्फेयर है क्या। ओके, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, द ब्लैंकेट ऑफ एयर अराउंड अस इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर क्या है? हमारे चारों ओर, हमारी अर्थ के चारों ओर जो है एयर का एक ब्लैंकेट है विच इज़ कॉल्ड एटमॉस्फेयर। ओके, एंड व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ एटमॉस्फेयर? तो सबसे पहले इम्पोर्टेंस तो ये है कि एटमॉस्फेयर में हमारे पास ओजोन लेयर होती है। ठीक है, ओजोन गैस की एक लेयर होती है जो कि सन से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेस को अर्थ तक आने में अर्थ की सरफेस में आने से बचाती है। ठीक है, जिससे कई सारी स्किन डिसीजेस होने से हम बच जाते हैं। फिर इट अलाउज ओनली द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन टू रीच द अर्थ सरफेस, thereby making it suitable for living things to survive, and it also does not allow heat to escape at night so that earth does not become too cold। तो एक तरीके से एटमॉस्फेयर हमारी हेल्प करता है कि जो एक प्रॉपर टेम्परेचर मेंटेन रहे। ओके, हमारी अर्थ का। नेक्स्ट पॉइंट में इट डिटरमाइंस द वेदर ऑन दी अर्थ। जो हमारी वेदर कंडीशन है, डेली वेदर कंडीशन जो होती हैं, उनको डिटरमाइन करने में एटमॉस्फेयर का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है। इसके अलावा है लिविंग थिंग्स ब्रीथ ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड प्लांट्स कैरी आउट फोटोसिंथेसिस प्रोसेस बाय यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर। तो कई सारी गैसेस भी अवेलेबल होती हैं हमारे एटमॉस्फेयर में, उन्हीं से सारी लिविंग बींग्स जितने भी हैं वो सरवाइव करते हैं, सांस लेते हैं ऑक्सीजन गैस से, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का यूज़ प्लांट्स अपनी फूड प्रिपरेशन प्रोसेस में करते हैं, जिसको हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। अब बात करते हैं लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर में। तो लेयर्स, कई तरीके की लेयर्स में डिवाइड किया गया है, इमेजिनरी लेयर्स बनाई गई हैं हमारी एटमॉस्फेयर में। ओके, सो अर्थ एटमॉस्फेयर इज़ अ थिक नियर द ग्राउंड बट गेट्स थिनर एज गोज़ हायर। तो जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो जो ग्राउंड के पास वाला जो लेयर है वो काफ़ी थिक है, जैसे जैसे ऊपर जाते रहते हैं तो थिकनेस कम होती जाती है। द एटमॉस्फेयर एक्सटेंड्स हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर अबव द अर्थ। तो अर्थ के ऊपर लगभग 100 मतलब कई सौ किलोमीटर तक की जो डिस्टेंस होती है वहाँ तक फैला हुआ है, और इसकी 5 लेयर्स बेसिकली हम जानते हैं। तो एटमॉस्फेयर की लेयर्स को हमने 5 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहली जो लेयर है वो होती है हमारी ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर के बाद है स्ट्रेटोस्फेयर, फिर मेसोस्फेयर है, फिर थर्मोस्फेयर और लास्ट में एक्सोस्फेयर है। ट्रोपोस्फेयर क्या होती है? इट इज़ द लोअर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर एंड लाइज जस्ट अबव द अर्थ सरफेस एंड इट एक्सटेंड्स अबाउट 15 किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ। ऑल वेदर चेंजेस टेक्स प्लेस इन ट्रोपोस्फेयर। तो ये जो सबसे पहली लेयर आप देख पा रहे हो, इसको हम बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर, और ये अर्थ की सरफेस के जस्ट ऊपर वाली है। पैराशूट वगैरह इसी लेयर में फ्लाई करते हैं, और जो भी वेदर कंडीशंस होती हैं, बारिश होना, ये सब चीज़ें, वो भी इसी लेयर में सारी एक्टिविटीज़ होती हैं। ओके, इसके बाद है स्ट्रेटोस्फेयर। दिस इज़ द layer, this layer is important as because ozone layer that traps the sun's ultraviolet rays is a part of stratosphere and jet planes fly in this air। तो यहाँ जैसे कि आप देख पा रहे हो, आपको जेट प्लेन दिख रहा है यहाँ पर, है ना। स्ट्रेटोस्फेयर ये हमारी सेकंड लेयर है,
और ओजोन लेयर इसके इसी लेयर में पाई जाती है ना, स्ट्रेटोस्फेयर में ही हमारी ओजोन लेयर भी मिलती है जो अल्ट्रावायलेट रेज से हमारी अर्थ को प्रोटेक्ट करती है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास मेसोस्फीयर। मेसोस्फीयर इज द लेयर स्टॉप्स meteors फ्रॉम reaching the earth's surface by burning them up, and as we go higher above this layer the temperature begins to fall, therefore it is known as the cold layer। तो जैसे जैसे मेसोस्फीयर में आके हमारी जो है जो भी मेटेरॉइड्स होते हैं जो बाहर से हमारे स्पेस से हमारी अर्थ की तरफ जो स्टोन पीसेस हैं बड़े बड़े वो गिरते हैं ग्रेविटेशन के कांटेक्ट में आने की वजह से, तो उनको एक तरीके से पूरी तरीके से बोलते हैं ना बर्न करने का काम ये लेयर करती है। और इसके ऊपर टेम्परेचर काफ़ी गिर जाता है इस लेयर के ऊपर, तो इसको हम कोल्ड लेयर भी बोलते हैं। किसको? मेसोस्फीयर को, थर्ड लेयर जो है हमारी। इसके बाद है हमारे पास थर्मोस्फीयर। इट इज़ एयर इज़ थिन बेसिकली, द लेयर जो है यहाँ पे काफ़ी पतली लेयर होती है ये, एंड हाई एनर्जी रेज फ्रॉम द सन आर एब्जॉर्ब इन दिस लेयर। तो जो सन से हाई एनर्जी रेज आ रही हैं वो यहाँ पर एब्जॉर्ब हो जाती हैं और ये काफ़ी गर्म हो जाती है, एंड देयरफॉर इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड हॉट लेयर। इसके नाम से ही पता चल रहा है आपको, थर्मो मतलब थर्मो टेम्परेचर से रिलेटेड है। तो थर्मोस्फीयर क्या करती है, सन से आने वाली जो हाई फ्रीक्वेंसी की हैं या हाई एनर्जी रेज हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेती है, और इस लेयर का टेम्परेचर अचानक से काफ़ी बढ़ जाता है। और स्पेस शटल ऑर्बिट्स इन दिस लेयर। जो भी स्पेस शटल्स होती हैं वो इसी लेयर में ऑर्बिट करती हैं, चारों ओर घूमती हैं अर्थ के। फिर है एक्सोस्फीयर, लास्ट लेयर, एंड दिस इज़ द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। हेयर एयर इज़ वेरी थिन एंड दिस लेयर एक्सटेंड टू द आउटर स्पेस। तो लास्ट जो हमारी एक्सोस्फीयर है वो हमारे एटमॉस्फेयर स्पेस से अटैच होती है। और थर्मोस्फीयर जो है यहाँ पे आपकी स्पेस शटल्स जो हम लोग सैटेलाइट, आर्टिफिशियल सैटेलाइट भेजते हैं कुछ, तो वो थर्मोस्फीयर वाले पार्ट में रिवॉल्व करती हैं बेसिकली अर्थ के चारों ओर। तो ये सारी हमारी लेयर्स थी। अब अगर कॉम्पोजिशन पे बात की जाए तो कॉम्पोजिशन आपको पता है अर्थ कई मतलब जो हमारा एयर है वो कई सारी गैसेस का कॉम्बिनेशन है, मिक्सचर है ना, डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं, थोड़ा बहुत मॉइस्चर भी होता है, इन सब के कॉम्बिनेशन से हमारी एयर बनती है। तो एयर में जो गैसेस हैं उनको आप इस चार्ट के थ्रू देख सकते हो। सबसे ज़्यादा परसेंटेज ब्लू कलर वाला है जो कि नाइट्रोजन का है। ओके, एंड आफ्टर दैट ऑक्सीजन इज़ देयर, एंड सबसे कम है फिर आपका येलो पोर्शन जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और अदर गैसेज आ जाती हैं। तो 78% हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन गैस है, एयर में 21% ऑक्सीजन है, एंड 1% में अदर गैसेज आती हैं, हीलियम, आर्गन, नियॉन, ओजोन, हाइड्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो है फॉर्म्स ओनली 0.04% ऑफ द एटमॉस्फेयर। ओके, ये पूरा एक तरीके का कॉम्बिनेशन है। और इन गैसेस के क्या यूजेस हैं वो दिया हुआ है। लिविंग थिंग्स रिक्वायर नाइट्रोजन बट दे कांट टेक इट डायरेक्टली, सो प्लांट गेट नाइट्रोजन फ्रॉम विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द सॉइल, एंड दीज बैक्टीरिया हेल्प इन फिक्सिंग द एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन in different forms that can be taken up by plants, and human beings get nitrogen from plant। तो हमारे लिए जितने भी लिविंग बींग्स हैं उनके लिए नाइट्रोजन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बट हम डायरेक्ट एटमॉस्फेयर से नहीं ले सकते उसको। तो प्लांट्स जो है एक बैक्टीरिया होता है, उस बैक्टीरिया की हेल्प से प्लांट को मिलती है, फिर प्लांट के थ्रू हमारी बॉडी में आती है नाइट्रोजन। ऑक्सीजन तो हमारी सर्वाइवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट गैस है ना, जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं उनको ब्रीदिंग के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, एंड इट इज़ ऑल्सो रिक्वायर फॉर बर्निंग। ऑक्सीजन इज़ गिवन आउट बाय द ग्रीन प्लांट ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ओके, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो होती है उसमें ऑक्सीजन प्लांट रिलीज़ करते हैं, बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करते हैं। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेस का अगर हम देखें तो बर्निंग एंड ब्रीदिंग रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड इनटू द एटमॉस्फेयर। अगर हम किसी चीज़ को बर्न कर रहे हैं या जब हम सांस लेते हैं तो उससे जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वो हमारी बॉडी से बाहर निकलती है, एंड प्लांट यूज़ कार्बन डाइऑक्साइड
ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, और इस कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ प्लांट फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में फूड प्रिपरेशन के लिए करते हैं। अब वाटर वेपर जो है वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं जो कि हमारी एयर में अवेलेबल होती हैं, ठीक है। और ये आती कहाँ से हैं, तो फ्रॉम द सरफेस ऑफ द ओशियन, लेक, सीज, ड्यू टू हीट फ्रॉम द सन। तो जब भी सनलाइट पड़ती है, जितनी भी रिवर, लेक्स, पॉन्ड्स है ना, सीज हैं, इन सब पर पड़ती है, तो यहाँ का जो वाटर है वो इवेपोरेट होता है तो वो एयर में मिक्स हो जाता है। सो द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर इज़ कॉल्ड ह्यूमिडिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ह्यूमिडिटी जो है एक तरीके से किसी एरिया की एयर में कितना परसेंटेज है वाटर का, उसी को ह्यूमिडिटी से हम पता लगाते हैं। ह्यूमिडिटी वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड इज़ वेरी हाई इन कोस्टल एरियाज और इन प्लेसेस विद रेनफॉल it helps in determining the daily weather. Okay, and dust and smoke are also part of air, so air also contain dust and smoke. The more the dust and smoke, the more polluted air is. तो एयर में अगर ज़्यादा डस्ट और स्मोक होगा, धुआं ज़्यादा होगा, धूल ज़्यादा होगी, तो वो पॉल्यूटेड एयर होती है। ओके, सो ये सारे फैक्टर हैं कॉम्पोजिशन ऑफ एयर के। अब हम अगर बात करें प्रॉपर्टीज़ ऑफ एयर में, तो सबसे पहली प्रॉपर्टीज़ अगर हम देखें तो एयर क्या है हमारी, कलरलेस है ना, ऑर्डरलेस है एंड टेस्टलेस है। एयर में कोई कलर नहीं होता है ना, किसी तरह की स्मेल नहीं आती है उससे, और किसी तरह की टेस्ट का हमें फील नहीं होता है एयर से। वी फील एयर व्हेन इट मूव्स और मेक थिंग्स अराउंड अस मूव। तो हमें एयर कब पता चलती है, जब हमारे आसपास की चीज़ें अगर मूव हो रही हैं तो हमें लगता है कि हाँ आसपास हवा चल रही है ना। पत्ते हिलते हैं पेड़ों के तो पता चलता है हवा चल रही है। या आपको मूव करने में, किसी भी चीज़ को मूव करने में हेल्प करती है एयर, है ना। एयर हैज़ सर्टेन प्रॉपर्टीज दैट मेक्स अस फील इट प्रेजेंस। एंड सबसे पहला जो पॉइंट है, एयर ऑक्यूपाइज स्पेस। तो एयर में जो होता है स्पेस होता है ना, लाइक एनी अदर मैटर एयर ऑल्सो ऑक्यूपाइज स्पेस एंड इट सो एन एम्प्टी ग्लास इज़ नॉट रियली एम्प्टी एज देयर इज़ एयर इनसाइड। तो इसका मतलब क्या हो, जो अगर खाली ग्लास है या कोई भी चीज़, अगर एक खाली कमरा है, रूम है, उस रूम में भी एयर फिल है, उसको हम वैसे खाली नहीं बोल सकते, लेकिन उसमें एयर भरी हुई है ना, एयर फिल है। जब कुछ नहीं है तो एयर है, और अगर एयर को भी रिमूव कर देते हैं तो फिर वैक्यूम क्रिएट हो जाता है वहाँ पर, ठीक है। तो अब इसकी एक्टिविटी दी है कि अगर बलून को आप फिल करोगे है ना, उसमें एयर फिल करोगे तो बलून एक शेप ले लेता है ना। तो वो बलून में एयर फिल है, उसने स्पेस ले लिया ना, इसी वजह से। एयर के पास वेट भी होता है एयर का अपना। तो इसके लिए एक्टिविटी दी है कि एक तरफ आप विदाउट एयर फिल्ड बलून लटकाओ, एक तरफ एयर फिल करके बलून लटकाओ। तो जिस साइड फिल्ड बलून होगा, एयर फिल्ड बलून, वो साइड आपको झुकी हुई मिलेगी, है ना, जैसे कि आपका बैलेंस, बीम बैलेंस होता है उस टाइप से। ओके, एन इन्फ्लेटेड बलून इज़ हैवियर देन बलून विद नो एयर, लिखा हुआ है। तो एयर स्पेस ऑक्यूपाई करती है, एयर के पास अपना वेट होता है। एयर प्रेशर एग्जर्ट करती है, मतलब एयर चीज़ों पे प्रेशर डालती है। एयर हैज़ वेट एंड एनीथिंग दैट हैज़ वेट एग्जर्ट प्रेशर। So we can say that air exert pressure, and air pressure varies from place to place. Highest it is the highest near the surface of the earth and diminishes as we go up. So air exerts pressure in all direction. तो एयर जो है वो हर एक डायरेक्शन में प्रेशर डालती है। हमारे ऊपर भी चारों तरफ से एयर का प्रेशर पड़ रहा है। अगर ऐसा नहीं होगा तो हमारी बॉडी का जो प्रेशर है, बॉडी के इंटरनल जो हमारी बीपी है, ब्लड प्रेशर जो हमारा है, ब्लड का जो प्रेशर है वो ज़्यादा हो जाएगा और हमारी बॉडी बर्स्ट हो जाएगी, फट जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि हमारे चारों तरफ एयर का भी एक तरीके से प्रेशर पड़ रहा है हमारी बॉडी में, तो वो बैलेंस बना हुआ है ना। सो सॉरी, अब इसको हम कैसे देख सकते हैं, तो एयर का ये दिया हुआ है, ग्लास ऑफ टम्बलर, वाटर एंड कार्डबोर्ड। ये सारे मटेरियल्स आप लेंगे, फिल द ग्लास विथ टम्बलर completely with water, cover it with the cardboard and support the cardboard with your hand
and turn it upside down. So holding the glass tumbler, gently remove the hand, support the cupboard. सो आप क्या देखेंगे, द कार्डबोर्ड डज नॉट फॉल बिकॉज एयर प्रेशर इज़ एक्टिंग ऑन ऑल डायरेक्शन। ठीक है, एक तरीके से कार्ड जल्दी गिरता नहीं है नीचे, वो एकदम उसके साथ जब किसी चीज़ में प्रेशर लगा के उसमें हल्का सा एयर अंदर फिल होती है ना, तो वो उसी वजह से अंदर एयर फिल होने की वजह से क्या हो जाता है, वो जो कार्ड है वो ऊपर से टिका मतलब नीचे नहीं गिरता जल्दी। ओके, यूजेज ऑफ एयर प्रेशर है। एयर प्रेशर के क्या यूजेस होते हैं हमारे, एयर प्रेशर हेल्प करता है हमें सिरिंज फिल करने में। जब आप इंजेक्शन लगवाने जाते हो डॉक्टर के पास, तो वो जो इंजेक्शन है वो एयर प्रेशर की वजह से ही काम वर्क करता है ना। उसके अंदर जो आप वैक्सीन जो भी लिक्विड है, जो दवा है, आप इसी वजह से फिल कर पाते हो। ड्रॉपर्स जो होते हैं इंक वाले, है ना, फाउंटेन पेन में जो इंक के ड्रॉपर्स आते हैं, या छोटे बच्चों को पिलाने के लिए एक दवा आती है जिसमें ऊपर रबर लगी होती है, उसको जब हम प्रेस करते हैं तो उस पाइप के अंदर, या स्ट्रॉ आपका हो गया, जो स्ट्रॉ आप जूस वूस पीते हो तो स्ट्रॉ लेते हो, उस स्ट्रॉ में भी आप ऊपर से उसको सक करते हो, तो जो अंदर से उसके अंदर एयर फिल होती है, वो एयर प्रेशर की वजह से यही जो भी ग्लास का लिक्विड है वो ऊपर की तरफ मूव करता है। ओके, एंड वर्किंग ऑफ एरोप्लेन, सेल बोट्स एक्सेट्रा, ये सारे हमारे एयर प्रेशर के एग्जांपल्स हैं जहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं एयर प्रेशर का। ओके, एयर इज़ नीडेड फॉर कंबस्टन, बर्निंग के लिए भी एयर की ज़रूरत होती है। जैसा कि मैंने डिस्कस किया कि ऑक्सीजन गैस जो होती है वो बर्निंग के लिए हेल्प करती है ना, बर्निंग में किसी भी चीज़ की जलने में हेल्प करती है ऑक्सीजन गैस, और जो कि अवेलेबल है हमारी एयर में। तो कंबस्टन और बर्निंग इज़ द केमिकल रिएक्शन एंड इट रिक्वायर्स टू कंपोनेंट्स, फ्यूल एंड ऑक्सीजन। दिया हुआ है, एक फ्यूल होना चाहिए, एक ऑक्सीजन होनी चाहिए। सो एयर में ऑक्सीजन होती है और इसी वजह से एयर जो है बर्निंग को सपोर्ट करती है, बर्निंग प्रोसेस को। ओके, सो दिस इज़ पार्ट 1 ऑफ द वीडियो जिसमें हमने एयर को डिस्कस किया है। इन नेक्स्ट पार्ट वी विल डिस्कस अबाउट वाटर इन डिटेल, एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन कमेंट्स। ओके, अगर आप चाहते हैं इसी तरह के वीडियोस आपको लगातार मिलते रहें तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। चलिए फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। टिल देन हैव अ नाइस डे, गुड बाय, टेक केयर।